नमस्कार, आरटीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश शुरू किया था और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये कल लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर के देखिएगा। इन डिटेल में आपको ऑफलाइन क्लास की तरह सभी क्लासेस में आपको दे रहा हूँ और अगर आप नए जुड़े हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको हेल्पफुल कंटेंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाला है। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। ये थोड़ा सा समय बचे इसलिए मैंने ये डायग्राम भी बना दिया समझाने की दृष्टि से, थोड़ा सा समझ लो। देखिएगा, कल मैंने इसके बारे में डिटेल में समझा दिया था। यहाँ पर ये जो रेखा है आपकी, इसको बोलते हैं 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। कौन सी रेखा? 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से इधर कम वर्षा होती है और इधर ज्यादा होती है, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। और इस वाले प्रदेश को इस वाले पूरे प्रदेश को किस नाम से जाना गया? तो ये हमने बताया था, क्या क्या नाम बताया था? मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मरुस्थलीय प्रदेश। जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी दो भागों में हमने बांटा था। ये वाला देखो, यहाँ पर 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक की जो वर्षा होती है ना, इसको हमने बोला था अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा? अर्धशुष्क। और कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसमें 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, तो इसमें जो जीरो से मान सकते हैं 25 सेंटीमीटर या 5 से लेकर के थोड़ी बहुत हो जाती है। एक्चुअली जीरो रेखा अगर हम मान के चले तो यहाँ पर होते हैं 0 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो जो जहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है उस क्षेत्र को बिल्कुल सूखा भाई, बिल्कुल बहुत कम वर्षा होती है, तो शुष्क प्रदेश के नाम से जाना था। शुष्क प्रदेश में भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। यहाँ पर जो शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर देखो रेत है पूरा। ये जो मरुस्थल है इसमें क्या है? रेत है सर, ये रेतीला पूरा, ये थार के मरुस्थल का हिस्सा है। अब इसमें क्या बनेंगे सर? बालू का स्तूप। भाई जैसे हवा प्रभावित होगी, सिंपल अपनी भाषा में बता, हवा जब बहेगी तो आपको पता तो थोड़ा सा मिट्टी जम जाती है, तो मिट्टी का जमना ही क्या कहते हैं? बालू का स्तूप बोल देते हैं उस चीज को। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में बालू का स्तूप बनेंगे सर। ये एरिया जो मैंने आपको दिखाया है, ये वाला जो वो एरिया है जिसमें ये थोड़ा सा पथरीला क्षेत्र है। क्या? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पथरीला उठा हुआ भाग है 300 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये जो क्षेत्र है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था इसके बारे में। ये क्षेत्र का नाम है बालू का स्तूप स्तूप मुक्त क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मुक्त क्षेत्र की बात करें या फिर बोले तो यहाँ पर बालू का स्तूप बहुत कम है। ठीक है भाई, या बालू का स्तूप है ही नहीं, बहुत कम नहीं, बिल्कुल है नहीं। इसका जो एरिया बताया था मैंने 41.5%, ये एरिया बताया था मैंने। ये कल पूरा डिटेल में समझा दिया था और आपने समझ भी लिया होगा। इसका ज्यादातर क्षेत्र पड़ता है हमारे जैसलमेर में। ठीक है भाई, जैसलमेर के बाद फलौदी के बाद इधर बात करें आपका जो पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है जोधपुर का, जोधपुर के बाड़मेर का बालोतरा, ये हिस्सा इसमें शामिल होता है, जो कि पश्चिमी जो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, यहाँ पर नहीं है, पथरीला है। इसके बारे में डिटेल में समझा दिया है मैंने। कल की क्लास इसी पर बेस्ड है, तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा, उस क्लास में आपको सभी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज ये क्लास कुछ लेट करवा रहा हूँ, इसके पीछे कुछ रीजन है। देखो 4 बजे रोजाना आपको ये क्लास मिल जाती है, 4 मैक्सिमम 5 बजे आपको शाम को ये क्लास मिल जाती है। लेकिन आज क्या हुआ कि कुछ काम था, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो मुझे आज हॉस्पिटल जाने लगा, जाना पड़ा। तो हॉस्पिटल से आया हूँ, तो अभी आया हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया मुझे, तो सोचा कि देखो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं कितने बजे, 7 बजे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 7 बजे लगभग आपको 8 से 9 10 बजे तक आपको ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो और भाई अपने कमेंट शेयर किया करें जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अभी हमारे पास डिजिटल चीजें नहीं, लेकिन मेहनत करने का जुनून है, करेंगे आपके साथ में, और आप लोग सपोर्ट करेंगे चीजें बेहतर हो पाएंगी। ज्यादा फालतू की बातें करते नहीं है, बाकी का आप लोग सपोर्ट करेंगे। अब हम बात करें इस क्षेत्र की, बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र को बात करेंगे, इस क्षेत्र को हम बोलेंगे देखो इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर। इस क्षेत्र को बोलेंगे भाई बालू का, क्या बोलेंगे? बालू का, लिखते जाइएगा मेरे साथ में, बालू का स्तूप स्तूप युक्त क्षेत्र, युक्त क्षेत्र। सर इसका एरिया भी बता दीजिएगा। एरिया है इसका 58.5%। कितना? 58.5% ये इसका एरिया आता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र का। ये वाला बालू का स्तूप, देखो मिट्टी जमेगी ना, वही तो बालू का स्तूप बने। बालू का स्तूप में जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े पहाड़ टाइप में बन जाते हैं, मिट्टी जमेगी जैसे। अब मिट्टी यहाँ हवा चल रही है, जब हवा चलेगी तो आपको पता है अपने साथ कुछ चीजें बहा करके भी लेके जाएगी। तो मरुस्थल में क्या है? मिट्टी है, तो मिट्टी को बहा करके लेके जाएगी, तो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बना लेती है। क्या?
अलग अलग प्रकार की जो संरचनाएं बनती है उन्हीं को हमने बोल दिया बालू का स्तूप। ठीक है भाई, सैंड ड्यून्स बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो जो जितने भी प्रकार के सैंड ड्यून्स बनते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार सैंड ड्यून कहाँ पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या क्या रहती है, नए तरीके समझेंगे, थोड़ा सा अपडेशन है उसी हिसाब से। और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आप लोगों को थोड़ा सा ऑप्शंस पर भी ध्यान देना है कि अब जो नए सिरे से मैं बता रहा हूँ तो उसी तरीके से आपको समझते हुए जाना है। ठीक है भाई, चलो। अब जो बालू का स्तूप जो युक्त क्षेत्र ना, इसमें अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र अगर समझना चाहें तो यहाँ पर देखो एक आ गया अनूपगढ़, जिले का नाम लिखना चाहो तो लिख लो। इसमें एरिया कौन सा आएगा, एक तो सर अनूपगढ़ आ जाएगा। कौन सा गढ़, अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद में कौन सा आएगा, बीकानेर। अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी। ठीक है, मैं प्लस करके लिखता चलता हूँ, लिख लीजिएगा। एरिया पूछ लेता आपसे, फलौदी। फलौदी के बाद में आप लोग बात बताएंगे जोधपुर का पश्चिमी, जोधपुर आ जाएगा। ठीक है, जोधपुर। ठीक है भाई, जोधपुर ग्रामीण की बात करें हम। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर भी आ जाएगा, जोधपुर ग्रामीण भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक, मैंने लिख दिया आपको, और ग्रामीण शहर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें आगे। आगे बात करें यहाँ पर आप लोगों का, ये बाड़मेर आ गया, बाड़मेर, बालोतरा। कौन सा तरह है ये, बालोतरा। नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों का यहाँ पर, ये सिरोही से इधर जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पर जिसमें कुछ क्षेत्र यहाँ पर जालौर का क्षेत्र भी इसमें शामिल होता है। कौन सा, जालौर, सांचौर। ठीक है, जालौर सांचौर का भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा इसमें शामिल होता है, इसमें ये क्षेत्र आते हैं। और आप लोगों को जो मैप बनाया ना, इस तरीके से आपको याद करवा दिया था कि इस हिस्से में कौन कौन से जिले आते हैं, ये मैंने बता दिया था आपको। और तो उसी तरीके से आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डील करेंगे क्वेश्चन में, जो पेपर में, कि कौन सा आया, तो इस तरीके से आप यहाँ से इस तरफ जो जो भी नवगठित जिले हैं उस तरीके से आप कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, क्लियर हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है, बताएंगे। देखो भाई, ये जो रेखा है दोबारा सुन लो, राजस्थान को 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांट देती है, बिल्कुल ठीक है सर। और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसको एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, कौन सी रेखा है ये, 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है दो हिस्सों में बांट देती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी उसे शुष्क प्रदेश बोलेंगे, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वर्षा होगी अर्ध शुष्क बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अर्ध शुष्क बोल देंगे। इज दैट क्लियर। इधर रेतीली रेतीली मिट्टी पाई जाती है, मैंने जीरोफाइट्स पाए जाते हैं, मैं सब कुछ कल की क्लास में डिटेल में समझा दिया क्या क्या होता है, देख लीजिएगा जाकर के। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की। ठीक है भाई, अब इस क्षेत्र में हमको आज पढ़ना है सैंड ड्यून्स के बारे में। किसके बारे में, सैंड ड्यून्स के बारे में, बालू का स्तूप के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो देखिएगा, अब बालू का स्तूप की कहानी को समझते चलेंगे। तो जो देखिए, अगर आपको आरएस वगैरह मेंस का लिखना है तो उसके लिए परिभाषाएं जरूरी है, अदरवाइज मैं जो बताऊंगा सिर्फ अगर वनडे एग्जाम के लिए तो वही सफिशिएंट है। कि पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, आपसे बोलेगा सब्र का किस नाम से जो बालू का स्तूप है वो कहाँ बनते हैं आपको बताना है, पैराबोले पैराबोले कहाँ पर बनते हैं ये बताना है, अनुप्रस्थ कहाँ बनते हैं ये भी आपको बताना है। तो इस तरीके जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको क्लियर अभी का भी करवा देता हूँ, समझेगा। बालू का स्तूप, एक मिनट इसको इधर रख देता हूँ, भाई इधर ना सब्जी बनी रखी है सुबह की। ठीक है, चलो देखो अब बात करते हैं। देखा भाई, अब बालू का स्तूप की बात करें तो बालू का स्तूप में सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, एक होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कौन सा, अनुप्रस्थ बालू का, लिखेगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है भाई, अनुप्रस्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ को एक नाम और लिख लेते हैं जिससे थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी आपको। इसको एक नाम और जान लो, लंबवत। ठीक है, लंबवत बालू का स्तूप भी बोलेंगे इसको, बालू का स्तूप। इससे क्या है, आपकी जो दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी। अब कैसे ये इनका निर्माण कैसे होता है, देखिएगा, ये लंबवत भी मिल सकता है आपको, लेकिन कहीं कहीं मिलेगा आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या होते हैं समझो, अब समझना जरूरी है। देखो भाई, अब मैं अपनी भाषा में गांव की तरह बताऊंगा। देखो इधर से हवाएं आ रही, इधर से हवा आ रही, यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई सर, यहाँ क्या है सर, मिट्टी पड़ी हुई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्षेत्र में मिट्टी का बिखराव पूरे क्षेत्र में। अब हवा जैसे आएगी प्रेशर में, हाई प्रेशर से आएगी, अब हवा आएगी ना, आएगी बिल्कुल सर आएगी। अब हवा आई, यहाँ पर क्या हुआ, एक थोड़ा सा अड़चन आ गई, क्या होगा, यहाँ पर अड़चन आ गई, कोई पेड़ आ गया, कोई चीज आ गई, यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, अवरोध हो गया। क्या, अवरोध, अवरोध पैदा हो गया। क्या हो गया, अवरोध हो गया। या फिर जैसे गांव में बताऊं आपको, किसी भी जैसे खेत होते हैं ना हमारे, खेतों में जैसे पशुओं से बचाने के लिए जैसे खा जाते हैं ना भाई, उजाड़ देते हैं खेत, तो हम बाढ़ कर देते हैं, खेती क्या करते थे, बाढ़। इससे एक चीज समझा दूंगा, हमने ये बाढ़ लगा दी, क्या लगा दी, बाढ़ लगा दी। ठीक है, बाढ़ से तो बहुत सारी चीज याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर बाढ़ लगा दी बिल्कुल सर। तो जैसे ही आएगी, देखो इधर से
जो हवाएं आएंगी इधर से, हवा जो अपने साथ में लेके आएंगी तो यहाँ पर इकट्ठी कर देंगी, यहाँ पर इकट्ठी करते चलेंगे, इकट्ठी करते चलेंगे, इकट्ठा करते चलेंगे। यहाँ पर ये एक बालू का स्तूप का निर्माण हो गया, और इसे आपको जिले का भी नाम याद हो गया कि कहाँ पर बनते हैं ये। देखो यहाँ पर देखो एक समकोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखो सर समकोण बन गया सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये समकोण पर बनते हैं, ये कैसे बनते हैं, समकोण पर बनते हैं। अब जैसे जो पवन आएगी यहाँ से और सीधा कोई अवरोध आ जाता है, या जैसे समझने के लिए बाढ़ अगर हम कर देते हैं तो सीधा बन गया, सीधा। जब सीधा बनेगा तो उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और यहाँ पर एक चीज बताया मैंने कि बाढ़ लगाएंगे तभी तो होगा वो सीधा, बिल्कुल ठीक है सर। तो बाढ़ से याद हुआ, ये सर्वाधिक, ये जो बालू का स्तूप है ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये सर्वाधिक बा से बाड़मेर, बा से बाढ़, ये सर्वाधिक बाड़मेर और बालोतरा में पाए जाते हैं। कहाँ पर, बाड़मेर, बालोतरा और आप लोगों का जोधपुर वाले एरिया में। याद रखेंगे, ये याद रखना, ये याद रखना। याद हुआ, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बाढ़ लगा देंगे, बाढ़ लगाने से याद हुआ आपको बाड़मेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर वाले एरिया में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। दैट क्लियर, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़े, बढ़ते हुए समझ आया, हवा चलेगी कोई चीज अवरोध आ जाएगा उससे रुक जाएंगी भाई, हम जाएंगे तो अटक जाएंगे, अटक जाएंगे तो भाई ये सीधा जमाव होना शुरू हो जाएगा, इसको बोल दिया हमने अनुप्रस्थ। एक होता है अनुदैर्ध्य। देखो अनुप्रस्थ को एक नाम और देते हैं, अनुप्रस्थ को एक नाम और दे देते हैं। देखो अभी दो ही नाम है, चलो फिर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा प्रकार का बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। नाम भी कैसा दिया इन लोगों ने, बालू का। हाँ बालू का कुछ और देता, रेत का टीला, ठीक है रेत का टीला तो बोलते उसको, ये भाई अलग चीज है। कोई ना, देखो अनुदैर्ध्य, अनु धैर्य बनाकर चल रही है, साथ में चल रही है। क्या, अन्नू नाम की लड़की है, धैर्य बना करके साथ में चल रही है। कैसे चलेगी, कोई अन्नू नाम की लड़की तो धैर्य होगा भाई। कोई कह रहा अन्नू नाम की लड़की बोलते किसे, कहे कि मुझे अभी जाना है जयपुर से, मुझे भरतपुर जाना है। अब लड़का बोल रहा है कि भाई थोड़ा देर रुक जा, साथ में चलेंगे, धैर्य बना रख। अब साथ में चलेंगे तो मतलब एक तरीके से समानांतर। क्या हुआ, लड़का बोलता है कि साथ में चलेंगे, साथ में चलेंगे तो समानांतर। जब पवन का प्रभाव, जब हवाएं इधर से जैसे समानांतर चलेंगी, सर ये हवा गई, हवा गई, हवा गई, अब ये हवा गई तो ये यहीं पर देखो, यहाँ पर बढ़ा गई, फिर एक यहाँ पर बढ़ा गई, ये यहाँ पर। इसी तरीके से जब समानांतर जब हवा का प्रवाह होता है और बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाता है, उनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य पूर्वक साथ में जाएगी, ठीक है, अनुदैर्ध्य पूर्वक साथ में जाएगी। तो अनुदैर्ध्य का मतलब समझ आया, अनुदैर्ध्य का मतलब समानांतर जो समानांतर जो पवन चलेंगी ना, समानांतर पवनों के समरूप जो बनने वाले बालू का स्तूप है उनको बोलेंगे अनुदैर्ध्य। अनु को याद रखना कि अनु साथ में जाएगी भरतपुर में, साथ में से याद रख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें और चीज क्या समझ, देखो इधर ये इधर से देखो मैंने क्या बताया, इस तरीके से यहाँ पर बनेगी ये। अब यहाँ पर बनेगी ना ये, तो इसको हम एक क्या बोले, एक रेखा हो गई, तो इसको एक दूसरे नाम से और जानते हैं, रेखीय बालू का स्तूप। क्या बोलेंगे भाई, रेखीय बालू का स्तूप। बोलिएगा मेरे साथ में, एक रेखा होगी, रेखा का नाम समझ लो, कुछ भी याद होना चाहिए भाई। याद हुआ। अब सर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज्यादातर ये परिभाषा नहीं है, आरएस मेंस लिखोगे तो वहां पर जरूरत पड़ती है, बाकी का हमारे एग्जाम में क्या आएगा, क्या आएगा सर, पूछेगा सर्वाधिक बता दो, क्या बता दो, सर्वाधिक विस्तार बताइए भाई, ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक आप लोगों को बताना है। देखो इस तरीके बनेगी, ज्यादातर हवा चलेगी। अब ऐसे तो देखो हर जगह बढ़ जाएंगे, एक तरीके से जैसे ज्यादा हवा चलेगी तो बिल्कुल ज्यादा रेत होगा। ज्यादा रेत कहाँ से, जैसलमेर। ज्यादा रेत कहाँ है, जहाँ से ज्यादा रेत कहाँ, जैसलमेर में। तो ये सर्वाधिक बनते हैं जैसलमेर। कहाँ पर, ये जैसलमेर बनते हैं, लेकिन इसके साथ में और भी बनते हैं। जैसलमेर वाले एरिया में बढ़ गए, साथ ही बीकानेर में बढ़ जाएंगे, बीकानेर में बढ़ेंगे, ठीक है भाई। और बीकानेर के बाद में तो थोड़ा सा अनूपगढ़ अब आ जाएगी, अनूपगढ़ का भी थोड़ा सा हिस्सा ले लेंगे, ठीक है। जो दक्षिणी वाला, इसमें अनूपगढ़ को भी शामिल कर सकते हैं आप, अनूपगढ़। और गंगानगर का एक सूरतगढ़। देखो इस तरीके से जो मैप बताया था मैंने, यहाँ पर एक प्याला सा बना दिया था, तो उसको बोलते हैं सूरतगढ़। या सूरतगढ़ कहाँ का है भाई, आपको बताना है सर, अपना गंगानगर। यहाँ पर इनका विस्तार पाया जाता है। इधर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे दोस्त, आया होगा समझ में। जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़
और आपको बताना है सूरतगढ़ श्री गंगानगर। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ, समझ आया? आया होगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। आ गया। अन्नू साथ साथ जाएगी, अन्नू साथ साथ जाएगी। कहां पर जाएगी? भरतपुर जाएगी। किसके साथ जाएगी? मेरे साथ जाएगी। और उसके से मिलने जा रही, रेखा से मिलने जा रही। याद हुआ? तो अनु धैर्य पूर्वक साथ साथ जाएगी, तो मतलब समानांतर हवाएं जो समानांतर पवनों के द्वारा जिस प्रकार के बालू का स्तूप का निर्माण होता है उसे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बोलेंगे। इसको रेखीय बालू का स्तूप बोल देंगे। इनका सर्वाधिक विस्तार कहें तो जैसलमेर में मिलेगा। बीकानेर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, यहाँ पर इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, सूरत बोलो, सूरतगढ़ नहीं बोलते इसको, सूरत। ठीक है भाई, सूरतगढ़ नहीं सूरत। ठीक है भाई, इधर क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हमारे जो तीसरे प्रकार का एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बालू का स्तूप है, उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट बात करें। एक दो फैक्ट बात करें। चलो फैक्ट बात करें। फैक्ट समझो, फैक्ट क्या है, फिर भूल जाऊंगा नहीं। देखो ऐसा तो नहीं कि मैं किताब में देख के पढ़ रहा हूँ लेकिन अभी याद आया तो भूल। देखिए सभी प्रकार के बालू का स्तूप क्या है, क्वेश्चन आएगा। सभी प्रकार के बालू का स्तूप, सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर बनते हैं? तो आपको बताना है जोधपुर। क्या? जोधपुर। कौन सा पुर है ये? जोधपुर है। ठीक है, जोधपुर में सभी प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं। दैट क्लियर हुआ? ठीक है, तो सर्वाधिक जो बालू का स्तूप की बात करें, अब मैं सभी प्रकार के बनेंगे और सर्वाधिक क्या, सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर बनेंगे? सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां पर बनेंगे? तो आपको बताना है, ओवरऑल बता रहा हूँ, ये जैसलमेर। क्या बताना है आपको? जैसलमेर। कौन सा मेरे साथ? ये जैसलमेर का मेरे। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि राजस्थान में किस प्रकार के बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो आपको बताना है पैराबोलिक। ठीक है, और तो आपको बताना है किस प्रकार के सर्वाधिक बालू का स्तूपों का बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो आपको बताना है पैराबोलिक प्रकार के ये जो बालू का स्तूप है ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, या फिर कहें तो सभी जगह पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? या सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है भाई, ये सभी सर्वाधिक बोलो या सभी जगह पर पाए जाते हैं। पैराबोलिक या परवलयाकार, इसके बारे में समझाने वाला हूं। समझ आया होगा? ठीक है भाई, अब पैराबोलिक इनकी बात कर लेते हैं। अब हम समझते हैं क्या क्या चीजें होती है। भाई रोज समझ आ रहा है, अच्छा लगे तो लाइक वगैरह भी करें, थोड़ा सा हौसला बढ़ाए करें। अकेला अकेला बोलता रहता हूँ, आप लोग देखते नहीं हो। कुछ लोग क्या बोलते हैं, भाई क्यों पढ़ाते हो इस बच्चे में? मैं बोलता हूँ कि यार मुझे ना सब कुछ मेरा यही है, आप लोग छोड़, जितने भी लोग देखते हैं 2 4 5 10 लोग जितने भी देखते हैं ना, बस आप देख लिया करो, एक कमेंट छोड़ दिया करो, वही सफिशिएंट है भाई। ठीक है, बस मेहनत करना जीवन में भगवान जी ने कहा है कि मेहनत करो, बाकी का अच्छा होना बुरा होना तो एक अलग बात है। ठीक है ना? चलो, परिस्थितियां जैसी भी है उनमें खड़ा होना ही सबसे बहादुरी का काम होता है। जब परिस्थितियां विकट हों, उन परिस्थितियों में भी डिगे नहीं इंसान, वही तो इंसान है। बाकी जिनकी परिस्थितियां आरामदायक होती हैं तो उनको क्या परेशानी आती है जीवन में, और जिस इंसान के जीवन में कभी परेशानी नहीं आई ना तो वो कभी कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिस इंसान के जीवन में ज्यादा परेशानी आएगी वो ज्यादा ही तरक्की करेगा, और जितने समय बाद उसको सफलता मिलेगी ना उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। अभी लेकिन मेरा नहीं पता, बाकी का जो सक्सेसफुल इंसान है इस तरीके से बोलते हैं ये वाक्य, तो आप भी ध्यान रखें। अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं मेरी तरह तो भाई ठीक है, वो भगवान जी बताएंगे। हमारा तो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, बस शिद्दत से मेहनत करें, बाकी का छोड़ दीजिएगा परमपिता परमेश्वर पर। ठीक, इज दैट क्लियर? ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। पानी पी लेता थोड़ा सा। एक जो इम्पोर्टेंट प्रकार का है बरखान। क्या नाम है? बरखान। बरखान बालू का इसको बहुत बार पूछा गया है। बरखान कौन सा खाना है? बर्र वाला खाना है। कौन सा खाना है? बर्र वाला। एक बर्र महू को आती थी हमारे गांव में छोटे से, उस टाइम बर्र महू खाई जाती थी बड़े बड़े पेड़ों पर। बरखान जो बालू का स्तूप है, ये एक्चुअली जो बरखान शब्द है तुर्की भाषा का है। बरखान जो शब्द है ना ये टर्की भाषा, ये तुर्की बोले हिंदी में, तो यहाँ से लिया गया है। अब इसका जो बरखान का मतलब होता है
अर्धचंद्राकार। क्या मतलब होता है सर इसका? अर्धचंद्राकार। क्या होता है भाई? अर्धचंद्राकार इसका मतलब होता है बरखान का। इज दैट क्लियर? अब जैसे हवा बहेगी, क्या जैसे ही हवा बहेगी एक चांद बनेगा, और चांद बनेगा इस तरीके से चांद बन जाएगा आपका। ये जो चांद बन गया, ये जो चांद बन गया सर, बन गया सर। अब मैं देखो डिजिटल बोर्ड होता तो मैं बता देता कैसे क्या है, बस समझ लो। ये यहाँ पर इस तरीके से ये चांद बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल ठीक है। अरे चांद बन गया, आधा आधा चांद बने तो उसको अर्धचंद्राकार बोल देंगे। जब ये चांद बन गया तो सर ये चांद कहाँ पर बनेगा? अब चांद बनेगा। अब चांद में लेडीज है, महिलाएं अपनी पति को देखती है, कभी कभार जो क्या बोलते हैं उसको होता है ना, कोई त्योहार आता है लेडीजों का, ठीक है, उसमें देखती है महिला। तो इसी तरीके से देखो, अब सिर पर ले लेती है। कहाँ पर ले लेती है? सिर पर ले लेती है। महिलाएं जब अपने पति का चेहरा किस में देखती हैं? छल्ली में देखती है, और वो सिर के ऊपर ही तो रखती है उसको, बिल्कुल रखती है सर। कहाँ पर ले लेती है महिलाएं? सिर के ऊपर ले लेती है, चांदनी को बिल्कुल ऐसे देखती है। अब यहाँ से क्या याद हुआ आपको? सिर पर रखने से याद होगा शेखावाटी। ये जो सर्वाधिक पाए जाते हैं, इनका जो सर्वाधिक विस्तार है कहाँ पर होता है? तो आपको बताना होगा शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक भालेरी गांव चूरू में है, जिसका ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा गया कि भालेरी गांव में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बहुत बार पूछा गया। तो आपको बताना है बरखान या अर्धचंद्राकार प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक भाई, जो मंथा नदी है यहाँ पर, जो सीकर नीमका थाना वाला जो एरिया है, मंथा नदी का जो प्रभा क्षेत्र है, बेसिन है उसका, वहां पर भी ये जो बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? अब इसमें क्या होता है, देखो एक वजह से थोड़ा सा आगे जाकर यूं बढ़ जाती है ज्यादा, एक वजह ऐसे ज्यादा बढ़ जाती है, सीप बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं सर? सीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की एक भुजा, बता हवा तो ऐसी बहेगी, इधर से होगी इधर से आगे, ठीक है भाई, तो एक भुजा थोड़ा सा प्रेशर आया हवा का, आगे की तरफ बढ़ गई, आगे की तरफ जो हवा बढ़ गई तो एक सीप बोलो उसको, उसको क्या बोलेंगे? सीप बोलेंगे। दैट क्लियर? ये कहां पर बनते हैं? तो ये भी ध्यान रखिए, बीकानेर में बनते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं? वो बरखान समझ आया। अब बरखान में और क्या बताना मुझे? बरखान में बताए तो और भी समझ लो। चलो बरखान में वैसे ओरली बताता हूँ। जो बरखान प्रकार के होते हैं ना, ये क्या करते हैं? सर्वाधिक मरुस्थल करने का काम करते हैं। बरखान ऐसे मरुस्थल, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मरुस्थलीकरण को बढ़ाने में सबसे ज्यादा प्रभावी बालू का स्तूप कौन सा है, निम्न है? तो सबसे पहले आपको बताना, बरखान जो बालू का स्तूप है, तीव्र गति से गति करने वाले होते हैं, तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? कौन से बालू का स्तूप बोलेंगे? बरखान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बरखान बोलेंगे। एक चीज और समझा देता हूँ इसी के साथ में, पैराबोलिक के साथ में। देखो एक होता है धोरे या धरियन, धोरे या धरियन कैसे कहते हैं? धोरे या धरियन, धोरे धरियन। जैसलमेर जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको धोरे या धरियन बोलते हैं। क्या ये जो धोरे या जो धरियन जैसल जो कहाँ पर बनते हैं बालू का स्तूप? जैसलमेर बनते हैं। जो धोरे जो धरियन जो जैसलमेर में जो बालू का स्तूप बनते हैं, ये क्या करते हैं? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे बन जाते हैं ना, एक नेटवर्क बना लेते हैं। अगर ये जो धरियन है ना, एक से अधिक हो जाएंगे ना इस तरीके से, तो एक नेटवर्क बालू ये क्या बना लिया? नेटवर्क। क्या बना लिया? नेटवर्क। एक मिनट, क्या लिख दिया? देखो नेटवर्क। ठीक है भाई, तो आगे जाके इसको नेटवर्क बालू का स्तूप भी बन जाएंगे। क्या बन जाए? नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप किसे कहेंगे? जो धैर्य होते हैं, जैसलमेर में सर्वाधिक बनते हैं, और ये एक श्रेणी में बनते जाते हैं, तो उनको एक नेटवर्क बन जाता है। भाई नेटवर्क बन गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे सर नेटवर्क बालू का स्तूप। इज दैट क्लियर? अब देखो एक चीज और बताएं आपको, क्या बताएं? बता ही देते हैं। देखो ये जो दो, एक बालू का स्तूप ये बन गया, देखो ये बन गया, और ये एक ये बन गया। और भाई ये तो बड़ा ऊंचा वाला है, ये भी बड़ा ऊंचा वाला है। सर ये तो एक स्थान रह गया खाली। अब हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग कहीं जाना होता है तो हम कैसी जगह देखते हैं? सस्ती वाली देखते हैं, मतलब इसके ऊपर चढ़ के जाएंगे, यूं फ्री से जाएंगे तो ऐसा दिक्कत आएगी। हम जाएंगे गली से। क्या दो बालू का स्तूपों के बीच की जो गली है ना पूरी, उस गली है, जो रास्ता है, सकरा रास्ता है, इसको हम क्या बोले? गली। इसको गली से, देखो एक अपनी गली बन गई ना, गली से कुछ चीजें याद करवा रहा हूँ। वैसे भी हर चीज में आपको कॉन्सेप्ट के साथ में लेके आता हूँ।
देखो यहाँ पर एक गली है ना, बिल्कुल सर गली बन गई, हम गली से तो होकर के जाते हैं, तो इसको बोलते हैं गासी। क्या बोलेंगे भाई इसको, इस क्षेत्र को बोलते हैं गासी। दो बालू का स्तूपों के मध्य में एक क्षेत्र जो एक रास्ता बन जाता है उसे कहते हैं गासी, या इसी को एक नाम और ध्यान रखिएगा, इसी को कारवा भी बोलते हैं। क्या गासी या कारवा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है। दो बालू का स्तूपों के मध्य में एक शकरा रास्ता होता है, उसे बालू उसे गासी या कारवा के नाम से जानते हैं। इधर क्लियर क्लियर। चलो बात करें आगे, ये कहां पर बनते जा रहा, जैसलमेर, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आगे हम बात कर लेते हैं। एक है पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप की बात करें। पैराबोलिक बालू का स्तूप की बात करें, सबसे पहले देखो याद रख लो, बा स्मारा में ट्रिक में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ट्रिक कुछ नहीं। बा स्मारा है, बा से बीकानेर, बा से पैराबोलिक बोलिक और बा से बीकानेर, तो सर्वाधिक पाए जाएंगे ये बीकानेर में, ये याद है। सर्वाधिक कहां पाए जाएंगे पैराबोलिक प्रकार के जो बालू का स्तूप है, ये कहां पर सर्वाधिक कहें तो आपके बीकानेर में पाए जाएंगे। दैट क्लियर क्लियर हुआ, ठीक है भाई। चलो आगे हम बात कर लेते हैं। अब पैराबोलिक परवलय इस तरीके से वलय बन जाती, क्या वैसे वो एक वलय इस तरीके से बन गई ना, देखो ये बन गई, बिल्कुल देखो मैं बना ही देता हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो बन गई, ठीक है। अब बन गई तो क्या होगा सर, एक वलय बन गई, वलय बनी, वलय बनी, वलय बनेगी, तो जो वलय बन रही है इसको पैराबोलिक बालू का स्तूप बोलेंगे। ये कहां पर बनते हैं, सर्वाधिक बीकानेर आपको बताना है। ठीक है भाई, क्या बताना है, बीकानेर बताना है। और किस प्रकार का बालू का स्तूप रह गया आपका, एक है शब्र का फीज, शब्र का, एक और समझ लेते हैं, शब्र का फीज। ठीक है भाई, शब्र का जो फीस नामक जो बनता है, तो बा स्मारा बा से बीकानेर, ध्यान रखें ये कहाँ बनता है, बीकानेर में। ठीक है, कहाँ बनता है, बीकानेर में, ध्यान रखें। शब्र का बीज कहाँ बनता है, एक तारानुमा भी बनता है, जैसे एक तारे के समान इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, इससे तारा बना देता है, तो ये तारानुमा भी बीकानेर में भी खूब बनते हैं। देखने को समझ आया, आया कि नहीं यार, बिल्कुल समझ में आया होगा मेरी तरफ से। पूरा पूरा बालू का स्तूप बता दिया गया है, और कुछ रहता तो एक बार मैं याद कर लेता हूँ। याद क्या करना है मुझे, बाकी ये देखो, ये जो रेत है ना भाई, एक रेत है, जो बालू का स्तूप इतनी बहुत है, मैंने बता दिया आपको, ऑलमोस्ट सब बता दी। ठीक है, अब इससे कोई बाहर नहीं आएगा ज्यादा। ठीक है, और कोई भी रह भी जाता है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात हो, कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेकर, सर बताइए, तो मैं आपको इमीडिएटली वहां पर रिप्लाई कर पाऊंगा, जो भी संभव हो पाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो रेगिस्तान है ना, ठीक है सर, रेगिस्तान है, इसमें क्या बताने वाले हो। अब सर यहाँ पर बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ, क्या कुछ शब्दावलियां बताने वाला हूँ, क्या रेगिस्तान की कुछ शब्दावलियां ध्यान रखना है। शब्दावलियां क्या क्या ध्यान रखना है आपको, ये आपको समझना है। शब्दावलियों में क्या क्या समझेंगे, रेगिस्तानी प्रदेश है, आपने एक नाम सुना होगा रन टॉर्ट, क्या रन सुना होगा, एक टॉर्ट सुना होगा, खड़ील सुना होगा, सुना है ना, बालसन बोला, बालसन सुना होगा, बजादा सुना होगा, आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, बिल्कुल सुना होगा सर। तो इन्हीं के बारे में बात करें, पिलाया सुना होगा, बिल्कुल सुना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिलाया की, किसकी, पिलाया, क्या पिलाया भाई, पानी पिलाया। क्या पिलाएंगे किसी को, भाई किसी ने बोला कि घर पे मेहमान आए, क्या पिलाया, तो अब ये तो बोलोगे सर भैया पानी पिलाया हमने घर पे आके, क्या पिलाया, पिलाया तो क्या पिलाया सर, हमने घर पे आकर के पानी पिलाया, और पानी भी कैसा पिलाया, खारा पानी पिला दिया। खारा पानी पिला दिया तो मेहमान थे ना, वो क्या हो गए, नाराज होकर चले जाते हैं। क्लियर हुआ, पिलाया मतलब खारा पानी पिला दिया। खारा पानी कौन पिला रहा है, यहाँ पर हमें भगवान जी पिला रहे हैं, भगवान जी वर्षा करते हैं, और वर्षा से एक अस्थायी झील बन जाती है, क्या अस्थायी झील बन गई, अस्थायी जो झील बन गई, झील बन गई, उसको क्या बोलेंगे, पिलाया के नाम से जानते हैं। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है, अगर आप उनको खराब पानी पिलाओगे तो वो नाराज होंगे, वो आपसे स्थायी संबंध थोड़े रखना चाहिए, बिल्कुल भाई रिश्ते तोड़ ही देंगे आप लोगों से। उनको खारा पानी पिलाओगे तो मीठा नहीं पिलाओगे, तो याद हुआ, तो खारा पानी पिलाओगे तो अस्थायी झील का निर्माण हो जाएगा। जब ये अस्थायी झील बन जाती है सर, क्या बन गई, ये अस्थायी झील बन गई, अस्थायी झील बन गई। अब ये जो झील बनेगी तो सूखेगी भी, ये सूख आ गई, ये इसके ये क्या करेगी, सूखेगी। जब अस्थायी झील सूखेगी तो एक क्षेत्र बन जाएगा, देखो ये जो क्षेत्र बन जाएगा, अब ये सूख गया, तो कुछ मिट्टी वगैरह भी इसमें, तो इस वाले क्षेत्र को तो कंकड़ पत्थर भी आ जाएंगे, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, इसको बालसन,
और यहाँ बालू का भी आ गया ना, मिट्टी भी आ गई, तो मिट्टी को बालू का बोलते हैं, ऐसे समझो बालसन, उसको क्या बोलेंगे, तो बालसन। बालसन किसे कहेंगे, पलाया के सूखने के बाद निर्मित मैदान बालसन कहलाता है। समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बालसन से रिलेटेड ही एक चीज और है, एक है बजाना। देखो 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 देखो, सुनो समझो, ठीक है। चलो ये है, देखो ये है भाई, ये पर्वत पठार, इस तरीके से पूछना दो। बारिश आती है, धुआंधार बारिश आती है, पानी आता है, ये क्या पानी आ रहा है भाई, बह करके पानी आ रहा है, बह करके जोरों से आ रहा है, जोरों से आ रहा है, तो कंकड़ पत्थर भी लेकर के आ गया। अब ये कंकड़ पत्थर लेके आ गया, यहाँ पर कंकड़ पत्थर थोड़ा सा अवरोध आ गया, तो ये कंकड़ पत्थर क्या है, ये कंकड़ पत्थर, ये कंकड़ पत्थर क्या करेंगे, जम जाते कि नहीं जम जाते, पानी तो चला जाता नीचे, निकलता है नहीं निकलता भाई। देखो आपने देखा बहुत ज्यादा बारिश आई, पानी पानी आने लगा, तो पानी में छोटे छोटे पत्थरों की क्षमता क्या होती है, बेचारे पानी के सामने बचेंगे कि नहीं बचेंगे, तो पानी अपने साथ में बहा के ले जाता है, चलो हम तुम्हें कहीं छोड़ देते हैं। और वो कहा जाता छोड़ देते हैं, ऐसी जगह छोड़ते हैं इनका बैंड बच जाता है। क्या बच जाता है, जब हवा आती है, पानी जब जो बारिश का पानी आता है, छोटे छोटे कंकड़ों को ले जाता है अपने बहा करके, जब बहा करके लेके जाएगा, किस लिए लेके जाएगा, एक बैंड बच जाता है उनका, क्या बच जाता है, बैंड बच जाता है, तो उसको बोलेंगे वजादा, इसको बोलेंगे वजादा, क्या बोलेंगे, वजादा। समझ आया होगा। अब सर ठीक है, और कोई दिक्कत है सर, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, अब पानी आ गया सर, यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभार ये होता है, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, अब थोड़ा थोड़ा सा आपको पता है कि जमीन से बाहर निकलता है पानी, आपने देखा होगा नहरी जो एरिया होता है, सेम की समस्या बताऊंगा मैं आपको, घाघर के मैदान में, तो दलदल भूमि का निर्माण हो जाता है, क्या, दलदल भूमि का। अब आपको पता है कि जब दलदल भूमि होगी, वहां तैरोगे भाई, नहीं ठहरा जाएगा, तुम तैरोगे, पता है दलदल भूमि क्या होता है, ऐसी बन जाती है, जंपिंग वाली बन जाती है, अगर आप उसमें घुसोगे तो ना तो ऊपर निकल पाओगे, ना नीचे जा पाओगे, ना ऊपर निकल पाओगे, ना नीचे जा पाओगे, दलदल में घुसे रह जाओगे। अब घुसे रह जाओगे तो अगर कोई खींचेगा ना, खींचेगा भी आपका दोस्त आपको, तो उसको भी आप ले डूबोगे। तो दलदल में तैरना तो मुश्किल है, याद हुआ। तो इससे क्या चीज याद है, तराई क्षेत्र, क्या याद कराई मैंने, तराई क्षेत्र, याद हुआ। तो तराई किसे कहेंगे, दलदल जो भूमि वाला हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, तराई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तराई बोलेंगे। एक खादर नाम सुना होगा, जहां पर कोई नदी है, जा रही है, और उस वहां पर जो उसका जो क्षेत्र बन जाता है, जहाँ इस क्षेत्र से बह करके जाती है, उसको नवीन जो मिट्टी लेकर के आती है, नवीन जो मिट्टी के जो जमाव है, उनको क्या, सेडिमेंट्स को क्या बोलेंगे, उस क्षेत्र को, उसको खादर बोलेंगे। और जो यहाँ पर पहले नदी बहती थी, वहां पर अब कुछ नहीं जाता, तो उसको बोलते हैं बांगर, क्या, बांगर क्षेत्र। समझ आया होगा। और क्या बात करते हैं, और बात करें तो इसमें क्या रहेगा, प्लाया रहेगा, ये सब कुछ मैंने करवाई दिया, ऑलमोस्ट ये चीजें क्लियर हो गई। एक बार टाइम में देख लेता हूँ आप लोगों का कितना हुआ, फिर हम शुरू करेंगे हमारा ये वाला पार्ट, इसको बोलेंगे अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क देख लेता हूँ कितना टाइम है, फिर हम शुरू करते हैं अर्ध शुष्क वाले एरिया को। ये पूरा का पूरा मैंने समझा दिया आपको, उम्मीद करूंगा इसमें कुछ भी रहा नहीं होगा। एक बार नोट्स भी मैं देखना चाहूँ, देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, कि इसमें से शायद आप लोग कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आप लोग पूछते ना तो मुझे याद आ जाती, जब पूछते नहीं तो फिर हो जाता है। इसके एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना है, क्या है, एक बार चेक भी कर लेता हूँ नोट्स को कि क्या है। एक बार इसमें क्या बताना था, इसमें पूरा का पूरा मैंने समझा दिया, बालू का स्तूप बता दिया मैंने, बरखान बता दिया, ये सब बता दिया, कारवा, ये सब कुछ मैं आपको ऑलरेडी, ये रन और टोर रह गया है, रन टोर खड़ी, ठीक है भाई, नोट पूछने का, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूँ। एक खडीन भी समझ लो, खडीन रह गया, कुछ चीजें अगर आप पूछ लेते ना, ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो मैं भूल जाते कभी कभी चीजें कि कौन कौन सी चीजें, अगर होता तो आप लोग पूछते मुझे सर बता था। खडीन क्या होता है, खडीन होता है जो जल जा रहा है ना, ये बहुत बड़ी 15वीं सदी से चली आ रही है कि वो क्या है, परंपरा है, यह एक पारंपरिक एक क्रिया है जिसके द्वारा जल का संरक्षण किया जाता है। जैसे हमारे गांव में भी एक बांध है भाई, हमारे गांव में से पानी आता है, नदी का पानी आता है, ये पाड़ बनी हुई है, ये पाड़ बनी हुई, यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है, इस गेट से ये इस पर इंसान जाते हैं लोग। अब ये भर जाता है ना, इस पानी को रोकने के लिए एक एनीकट सा बना दिया, एक एनीकट बना दिया, क्या बना दिया, एनीकट बना दिया, इस एनीकट को ही खडीन बोलते हैं। अब ये जल संरक्षण हो गया, यहाँ से पता हम खेतों के लिए भी पानी दे देते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं, बाद में दीपावली को खोल लेते हैं, अब पानी इधर चला जाता है बह करके। अब ये जो जमीन आ गई भाई, इसमें बहुत अच्छी पैदावार होती है, बढ़िया गेहूं होते हैं, बढ़िया सरसों होती है, ये हमारे हैं भाई, ठीक है। 4-5 किलोमीटर का है हमारा भी बांध है, छोटा सा छुट्टू सा है, हमारे गाँव में है।
ठीक है भाई, उसका कोई नाम इतिहास वगैरह हम कुछ नहीं, ठीक है, ये सिर्फ हमारे घर पे गाँव में। एक चीज और समझ, एक होता है टॉड या डॉड, टॉड या डॉड ऐसे मिलेगा कुछ आपको, ठीक है। ये बोलेंगे सर स्थायी झील, स्थायी झील, स्थायी झील को क्या बोलेंगे, टॉड या डॉड। अब टॉड, और दूसरा एक बात कर लो, रन, रन, अब रन क्या हो, देखो ये बन गई झील, ठीक है, ये स्थायी झील है भाई, कैसी झील है। अब स्थायी झील कौन कौन सी है, शावर है, शावर है, पचपदरा है। अब बताएंगे पचपदरा कहाँ पर है, कहाँ पर है बताना है आपको, तो बालोतरा कहाँ है, कौन सा तरा है, ये बालोतरा है, ठीक है भाई। अब जैसे ये स्थायी झील बन गई भाई स्थायी झील। अब स्थायी झील सूख जाएगी तो उस क्षेत्र में जो दलदली क्षेत्र बन जाएगा, जो दलदली क्षेत्र बन जाएगा उसे रन के नाम से जानेंगे, क्या जानेंगे, रन के नाम से जानेंगे। एक देखो एक टॉड हो गया, और आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको अर्धशुष्क मैदान, उसमें हम पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि में एक पढ़ेंगे नाडा, क्या पढ़ेंगे, चलो याद रिवीजन कर लेना, फिर बाद में अभी बताता हूँ। एक है नाडा, या फिर बोले तो नाडी, क्या, नाडा या नाडी। एक है जोहर, एक है जोहर, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिएगा जो नागौरी उच्च भूमि है, ठीक है, नागौरी उच्च भूमि शेखवाटी वाला क्षेत्र है, सॉरी नागौरी उच्च भूमि में, ठीक है भाई। अब बात करें कि जो शेखावाटी वाला क्षेत्र ना, नागौरी उच्च भूमि की बात नहीं कर रहा मैं, शेखावाटी की बात कर रहा हूँ, कभी कभी निकल जाता हूँ मुझे। शेखावाटी क्षेत्र में क्या होता है कि नाड़ा और जोहर, इसमें अंतर है, नाड़ा या नाड़ी। अब इसको याद करवा देता हूँ क्या होता है। नाड़ा होता है ना, हमारे बुजुर्ग जैसे पजामा वगैरह पहनते हैं, ठीक है, नाड़ा लगाते हैं उसमें, या लेडीज भी मानती है, ठीक है। तो जो नाड़ा होता है वो पक्का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सर होना चाहिए। अगर नाड़ा कच्चा हुआ तो क्या होगा, खुल जाएगा भाई, खुलेगा नहीं खुलेगा, खुलेगा। तो पक्के कुएं को, किसको, पक्के जो कुएं होते हैं ना उनको बोलते हैं नाड़ा या नाड़ी, क्या बोलेंगे, पक्के कुएं को, ठीक है भाई। सिखवाड़ी क्षेत्र में पक्के कुएं को क्या बोलेंगे, नाड़ा या नाड़ी। और जो कच्चे कुएं हैं, कच्चे कुएं को क्या बोलेंगे, कच्चे कुएं को बोलेंगे जोहर, कच्चे कुएं को जोहर बोलते हैं। और एक कैमिल, राजेंद्र सिंह की नाम सुना होगा आपने, राजेंद्र सिंह जी, ठीक है, राजेंद्र सिंह जी है ना, इनको भाई कैम, इसको इनको बोलते हैं भाई वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक जौहर कार्यक्रम चलाया था, तो पूछ लेगा कि जौहर कार्यक्रम किसने चलाया, राजेंद्र सिंह जी के द्वारा चलाया गया था। ये कच्चे कुओं को बोलते हैं, समझ आया आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुरू करें क्या, अभी देखो भाई भी छोटा है नहीं, खाना भी बनाना है, अभी एक क्लास भी अपलोड करनी है मुझे, तो क्या करें, ऐसा करते हैं रहने देते हैं, ठीक है, कल का कल पे करवा रहा हूँ पूरा। चलो रिविजन करो थोड़ा सा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर पढ़ेंगे घग्गर के, घग्गर के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखो यह है घग्गर, घग्गर बेसिन के बारे में पढ़ेंगे अर्धशुष्क में। फिर पढ़ेंगे हम शेखावाटी के क्षेत्र में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, शेखावाटी नागौरी उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे, फिर लोडी बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इस अरावली के बारे में, उत्तरी अरावली, मध्य और दक्षिणी अरावली, उसका पूर्वी प्रदेश की तरफ चलेंगे, फिर हाड़ौती की तरफ चलेंगे। यह बहुत बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, मैं आपको ऑफलाइन धीरे धीरे करवाऊंगा। अगर आपको वीडियोस क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन का आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई, जिससे कि आपको सबसे पहले अपडेट सभी चीजें मिल पाए आप लोगों को। अगर आपको प्रयास मेरा थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरा, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट क्या करेंगे कि बस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कम से कम अपने 10-5 भाइयों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, बस ये काम कर दीजिएगा आप लोग। अगर अच्छा लगा हो पढ़ना तो अच्छी बात है, अगर नहीं लगा हो जैसी आपकी इच्छा भाई, पढ़ो बढ़ो और तरक्की करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करोगे, ठीक है, किसी भी गुरु से पढ़ो, हमेशा गुरुजनों का सम्मान करो। समझ आया, तो आज अभी खाना भी बनाना है भाई, खाटू श्याम जी के बाबा के पास भेजे मैंने, गया है वो, ठीक है, छोटा भैया, मैं नहीं गया क्लास की वजह से नहीं गया, मैं खाटू श्याम जी जाने वाला था आज, मैंने बोला कि नहीं आज क्लास है, छोटे भाई को भेजा था बाबा जी के पास। हारे का शारा खाटू श्याम हमारा, अब पता नहीं कब है हमारा, ठीक है, संघर्ष करें और संघर्ष में खुश रहने की कोशिश किया करें, क्योंकि इंसान जो संघर्ष में अगर हंस सकता है ना, खुश रह सकता है ना, तो वो अपने आप को बहुत ही बड़ा बहादुर इंसान है। जो विकट परिस्थितियों में भी मुस्कुरा करके हर काम को कर रहा है, हर चुनौती को स्वीकार करना, उससे बड़ा इंसान कोई है ही नहीं, ये समझो। चाहे सफल हो अभी ना हो, लेकिन जो
अपने मुश्किल हालातों में मुस्कुरा रहा है और हर चीज को तहे दिल से स्वीकार कर रहा है और उस पर काम कर रहा है ना, वो सबसे बड़ा महान इंसान है भाई। तो अगर परिस्थितियां प्रतिकूल है और समय बहुत खराब चल रहा है आप लोगों का, तो मेहनत करें, जुटे उस समय में, खुद को खौफ दे, बिल्कुल झोंक ले बिल्कुल, और जी जान करके मेहनत करें। ठीक है, अच्छा लगा हो मेरा प्रयास तो वीडियोस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्वाइन करें, कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, लव यू भाई सभी को।